चलिए, गुड इवनिंग। आज की क्लास में हम पॉइजन और एंटीडोट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एंटीडोट्स पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पॉइजन क्या होता है ना, पॉइजनिंग कितने टाइप्स की होती है, ठीक है, उसका जनरल ट्रीटमेंट क्या होता है, जनरल सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें हम एंटीडोट्स, एंटीडोट्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। और स्पेसिफिक एंटीडोट पढ़ना है हमको, कुछ कॉमन एंटीडोट भी है या उसको यूनिवर्सल एंटीडोट बोलते हैं। फिर स्पेसिफिक, स्पेसिफिक लाइक पैरासिटामोल पॉइजनिंग में कौन सा एंटीडोट, लाइक N-acetylcysteine देना चाहिए, ठीक है। फिर एट्रोपिन पॉइजनिंग में हम क्या देते हैं, ओपाइड पॉइजनिंग में क्या देना चाहिए, बेंजोडाइजेपिन पॉइजनिंग में क्या देना चाहिए। तो एंटीडोट्स पे एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ने के बाद कुछ एमसीक्यू ट्रू फॉल्स मैच द कॉलम करने के बाद हम देखेंगे पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्रीन पे बने रहना थोड़ा सा, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप मैसेज करना, मैं रिस्पॉन्स कर दूंगा। तो सबसे पहले बात करें हम पॉइजनिंग क्या है। तो पॉइजनिंग कोई ऐसा सब्सटेंस जो हमारे लिए हार्मफुल हो, डेथ भी हो सकती है ना भी हो, बट जो हमको नुकसान उसको हम पॉइजन कहते हैं। तो पॉइजनिंग अकर व्हेन अ पर्सन एक्सपोज्ड, ठीक है, टू इंगेस्ट, इनहेल, टच अ सब्सटेंस दैट कॉजिंग इलनेस, हार्म या इंजरी और डेथ, ठीक है। कभी डेथ भी हो सकता है डेथ नहीं भी हो, पर इंसान को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, कुछ इंजरी हो सकती है। पॉइजन हमारी बॉडी में आता कहाँ से है, तो हो सकता है हमने पॉइजन खा लिया या पी लिया, ठीक है। दूसरा होता है इनहेल कर लिया, कोई गैस पॉइजन है तो इनहेल करते हैं, या बॉडी की सरफेस से भी बॉडी में जा सकता है, ठीक है, टच से या सरफेस से भी बॉडी में जा सकता है। तो पॉइजनिंग क्या होती है, कोई भी सब्सटेंस हमारी बॉडी में जाना जिसके कारण हमको कुछ ना कुछ इंजरी या कुछ हार्मनेस, या फिर हो सकता है उस पॉइजन से किसी की डेथ हो जाए, उसको हम पॉइजनिंग कहते हैं। पॉइजन क्या होता है, तो ऐसे सब्सटेंस, ऐसे केमिकल्स, ऐसे कंपाउंड डेट कॉज डैमेज टू लिविंग टिश्यू, है ना, हमारे टिश्यू को डैमेज कर दे, एंड हैज इंजेरियस, ठीक है, जिससे हमको नुकसान हो सकता है, हमारा लीवर खराब हो जाए, हार्ट खराब हो जाए, किडनी खराब हो जाए, या हो सकता है उससे डेथ हो जाए, ठीक है। कई बार पॉइजनिंग में इंसान की डेथ भी हो जाती है, कई बार नहीं भी हो, ठीक है। तो डिपेंड करता है कौन सा पॉइजन है, कितनी क्वांटिटी में दे। तो पॉइजन ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे टिश्यू को डैमेज करते हैं, जिसके कारण, ठीक है, कि लोगों को वॉइस क्लियर है। आई थिंक मेरे से तो सही है, एक बार रीज्वाइन कर लो अभी चार। आपका नेटवर्क इशू होगा, प्लीज रिज्वाइन। ठीक, तो ऐसा सब्सटेंस जो हमारे टिश्यू को डैमेज करे उनको हम पॉइजनस सब्सटेंस कहते हैं या पॉइजन कहते हैं। तो पॉइजनिंग क्या होता है, पॉइजन क्या होता है, ठीक है। हो सकता है पॉइजन हमने खाया हो, पिया हो, या इनहेल कर गए हो, या फिर सरफेस से एब्जॉर्ब हो गया, या फिर इंजेक्ट हुआ हो, जैसे सांप ने काट लिया हो किसी को, ठीक है। तो ये पॉइजनस सब्सटेंस कहलाता है, ठीक है। अब पॉइजनिंग कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर की बात करें, ठीक है, तो पहले होता है एक्यूट पॉइजनिंग। एक्यूट और क्रोनिक वर्ड तो हर कोई बच्चा जानता होगा। एक्यूट मतलब सडन कोई पॉइजनस सबसे हमारी बॉडी में चले जाए, उसको हम एक्यूट पॉइजनिंग बोलते हैं। और क्रोनिक पॉइजनिंग किसको बोलते हैं, कि थोड़ा थोड़ा रोज बॉडी में जा रहा है, कुछ हफ्तों के बाद, कुछ महीनों के बाद हमको क्या होगा, कुछ ना कुछ पॉइजनस इफेक्ट हमारी बॉडी में आने लगे। तो एक्यूट पॉइजनिंग सडन, ऑफ्टन लार्ज स्केल भी हो सकता है, लार्ज स्केल एक्सपोजर, ठीक है, कॉजिंग इमीडिएट एंड सीवियर सिम्टम्स, ठीक है। एक्यूट पॉइजनिंग की भाई गैस पॉइजनिंग हो गई, बहुत सारी टॉक्सिक गैस बॉडी में चला गया, या हमने कोई पॉइजनस सब्सटेंस खा लिया, ठीक है, तो अचानक से बहुत सारा ले लिया जिसके कारण एक्यूट रिस्पांस आना शुरू हो गए, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्यूट पॉइजनिंग। जैसे ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग होती है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड वगैरह किसी ने पी लिया, कोई ड्रग का बहुत ज्यादा ओवरडोज हो जाए, तो ये इमीडिएट हुआ है, एक ही दिन में ऐसा हो गया, हमने ज्यादा ले लिया, ज्यादा खा लिया, ज्यादा सूंघ लिया, उसको बोलते हैं एक्यूट। क्रोनिक पॉइजनिंग क्या होती है, तो बहुत ज्यादा नहीं लिया, लॉन्ग टर्म, थोड़ा थोड़ा बॉडी में रोज जाता है, लॉन्ग टर्म लो लेवल एक्सपोजर, लॉन्ग टर्म लो लेवल एक्सपोजर, ठीक है, कि लंबे समय तक थोड़ा 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 रोज जा रहा हो। मान लो कोई ऐसी केमिकल इंडस्ट्री में काम करो जो केमिकल टॉक्सिक हो, तो थोड़ा थोड़ा बॉडी में रोज जा रहे होंगे, ठीक है। जैसे गैस का रिसा हुआ वो एक्यूट पॉइजनिंग में आता है, पर थोड़ा थोड़ा पॉइजन बॉडी में रोज जाना, टॉक्सिन्स का रोज जाना, वो क्या करता है, क्रोनिक पॉइजन, थोड़ा थोड़ा रोज जा रहा है, ठीक है। वे टॉक्सिन एक्यूमुलेट, अब वो हमारी बॉडी में क्या होते हैं, इकट्ठे होते जाते हैं, और फिर क्या होता है, कुछ ना कुछ हार्मफुल रिस्पांस दिखाते हैं, तो उसको बोलते हैं क्रोनिक पॉइजन। जैसे लेड पॉइजनिंग हो जाए, आर्सेनिक पॉइजनिंग हो जाए, गंदा पानी पीने से, ऐसा खाना खाने जिसमें
लेड या आर्सेनिक है, या हेवी मेटल पॉइजनिंग बोल दो। हेवी मेटल पॉइजनिंग एक दिन में नहीं होती, थोड़ी थोड़ी रोज बॉडी में जाती है, उसके कारण प्रॉब्लम आती है। तो एक्यूट और क्रोनिक। दूसरा है इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। इंटेंशनल पॉइजनिंग क्या होता है, कोई पर्सन जानबूझकर कोई पॉइजनस सब्सटेंस खा ले पी ले, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंशनल। मतलब सुसाइड करने के लिए कई बार होता है कि भाई नींद की गोलियां बहुत सारा खा गया, मॉर्फिन हेरोइन का बहुत ज्यादा डोज ले लिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, या इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड पी गया कोई, तो सेल्फ हार्म के लिए या खुद को नुकसान देने के लिए क्या करा उनने, कोई पॉइजन जानबूझ के पी लिया, उसको बोलते हैं इंटेंशनल। दूसरा अनइंटेंशनल। अनइंटेंशनल मतलब एक्सीडेंटली, ठीक है, गलती से पॉइजन बॉडी में, बच्चों ने गलती से कोई ड्रग, कोई सिरप बहुत ज्यादा पी लिया, ड्रग भी पॉइजन हो सकता है यदि ज्यादा डोज में चले जाए, ठीक है, या फिर कहीं गैस रिसा हो जाए, ठीक है, तो वो क्या होता है, मतलब जानबूझ के पॉइजन नहीं लिया, वो एक्सीडेंटली हमारी बॉडी में पॉइजनस सब्सटेंस चले गया, उसको क्या बोलते हैं, अनइंटेंशनल पॉइजनिंग। तो एक्यूट, क्रोनिक, इंटेंशनल और अनइंटेंशनल, ये थे ऑन द बेस ऑफ एक्सपोजर। तो एक्सपोजर के बेस पे खास करके एक्यूट और क्रोनिक, देन इंटेंशनल एंड अनइंटेंशनल। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एक्सपोजर। वो पॉइजन हमारी बॉडी में जाता कैसे है, तो कोई पॉइजन हम खा जाते हैं या पी जाते हैं, ठीक है, तो ओरल पॉइजनिंग जैसे इंगेजन थ्रू माउथ, ठीक है, जैसे कोई ड्रग का ओवरडोज हो जाए, ठीक है, या कोई केमिकल हमारी बॉडी में चले जाए, हम जानबूझ के पी ले। फिर आता इनहेलेशन पॉइजनिंग, मतलब पॉइजनस सब्सटेंस हमारी बॉडी में गया तो थ्रू रेस्पिरेटरी रेक गया, जैसे गैस पॉइजनिंग होती है, ठीक है, कोई टॉक्सिक गैस, कोई कंपनी में आपने सुना होगा कि गैस रिसा हो गए, बहुत सारे लोग बीमार हो गए, कई सारे लोग मर गए, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इनहेल कर गए हम। फिर आता है डर्मल, सरफेस से गया, एब्जॉर्प्शन थ्रू स्किन, पेस्टिसाइड हो गया, ठीक है, कोई इंडस्ट्रियल केमिकल्स, कोई इंडस्ट्री में काम करता है और वहां पर टॉक्सिक केमिकल होंगे, तो स्किन के थ्रू थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है, रोज एब्जॉर्ब हो रहा होगा, ठीक है, उसको बोलते हैं हम सरफेस पॉइजनिंग या डर्मल पॉइजनिंग। देन इंजेक्टेबल पॉइजनिंग, पॉइजन बॉडी में इंजेक्ट हो गया, ठीक, इंजेक्ट इनटू द बॉडी, जैसे किसी को स्नेक बाइट बोल दिया, सांप ने काट लिया, या कोई ड्रग का हमने ओवरडोज इंजेक्ट कर लिया, किसी ने गलती से कर लिया, किसी ने जानबूझ के कर लिया। तो ऑन द बेस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बाद रूट ऑफ एक्सपोजर के बेस पे बात करें, ओरल, इनहेलर, तो इनहेल किसको करेंगे, गैस को, ठीक है, तो गैस पॉइजनिंग हो गई। डर्मल, सरफेस से थोड़ा थोड़ा ड्रग या थोड़ा थोड़ा स्टेरॉइड भी हो सकता है, या कोई और ड्रग हो जो बॉडी में ज्यादा धीरे धीरे जा रहा है, या कोई पेस्टिसाइड की कंपनी या कोई केमिकल इंडस्ट्री है तो थोड़ा थोड़ा केमिकल जा रहा होगा। और इंजेक्ट हो जाना, ड्रग ज्यादा इंजेक्ट कर लिया, सांप ने काट लिया, तो वेनम क्या होता है, बॉडी में इंजेक्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम, इंजेक्टेबल पॉइजनिंग। तो ऑन द बेसिस ऑफ रूट की बात करें, अगला है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉइजन, वो पॉइजन आया कहाँ से, ठीक है, तो जैसे बहुत सारी ड्रग्स होती है वो भी पॉइजनिंग का काम करती है। यदि हम किसी ड्रग का क्या कर ले, ओवरडोज ले ले अनजाने में या जानबूझकर, ठीक है, कई बार इंसान आत्महत्या करने के लिए ज्यादा खा ले, या फिर गलती से ओवरडोज हो गया, हमको नहीं नॉलेज था, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब तो सही किया था, एक टेबलेट का बोला 2 या 3 खा गए, ठीक है, या अलग अलग डोज की टेबलेट होती है, बच्चों में ओवरडोज हो जाता है, तो ड्रग पॉइजनिंग हो सकता है। फिर केमिकल पॉइजनिंग, कोई एसिड बेस, अल्कलाई, साइनाइड, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, केमिकल पॉइजनिंग में आते हैं। कोई पेस्टिसाइड पी ले जाने अनजाने में, ठीक है, जार्गनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग भी होते हैं, कंटामिनेटेड फूड, ठीक है, ऐसा खाना, मिठाइयाँ हो गई, फ्रूट्स हो गए जिनपे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का टॉक्सिन्स है, वो हमने खा लिया तो फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, ठीक है, वोमिटिंग और डायरिया होने लगेगा। फिर बहुत सारे प्लांट जो होते हैं वो भी पॉइजनस नेचर के होते हैं ना, ड्रग्स भी, हर्बल ड्रग की बात, जैसे धतूरा हो गया, फिर ओलेंडर हो गया, जैसे कनेर होता है, ठीक है, ये, या डिजिटलिस का ओवरडोज हो जाए, ठीक है, तो ये प्लांट पॉइजनिंग कहलाता है। एनिमल पॉइजनिंग, ठीक है, इनसे स्नेक बाइट हो गया, सांप ने किसी को काट लिया, तो पॉइजन कहाँ से आता है, तो ड्रग भी पॉइजन हो सकते हैं, कोई केमिकल, कोई पेस्टिसाइड, फूड, ठीक है, प्लांट या एनिमल पॉइजनिंग। तो ये टाइप ऑफ पॉइजन या सोर्स की बात कर रहे थे, ठीक है। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन। पॉइजन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो बॉडी पे कैसा असर दिखाते हैं उसके साथ उसको अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया। जैसे फॉर एग्जांपल कोरोजिव पॉइजन, ठीक है, देन इरिटेंट पॉइजन। कोरोजिव पॉइजन जैसे एसिड हो गया, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हाईली अल्कलाइन नेचर का होता है, ठीक है, ये जो होता है हमारे टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देते हैं यदि कांटेक्ट में आ, जैसे नेल में भी आ जाए, नेल में जलन होने लग जाती है, ठीक है, तो ये कोरोजिव पॉइजन कहलाता है। एसिड बहुत ज्यादा या अल्कलाई पी लिया या बॉडी पे लगा होगा तो भी वो पॉइजन पे, मतलब हमारे सेल को डैमेज करेगा, ठीक है, तो वहां पर बर्निंग सेंसेशन आएगा, बर्निंग, पेन, ओमेटिंग, टिश्यू डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा था इरिटेंट, जो इरिटेशन कॉज कर, जैसे आर्सेनिक हो गया, फास्फोरस हो गया, इनसे क्या होती है, जलन होने लग जाती है, ठीक है, ये इंफ्लामेशन कॉज करते हैं और वहां पर इरिटेशन कॉज करते हैं।
यदि हमने खा लिया तो पेट दर्द होना शुरू हो जाएगा, डायरिया वोमिटिंग होना लगेगा, ठीक है। तो जो इरिटेशन कॉज करे उसको इरिटेंट पॉइजनिंग, जो कोरोसिव नेचर के होते हैं या वहां पर सेल को डैमेज कर दे टिश्यू, उसको क्या बोलते हैं हम, जैसे एसिड और बेस पॉइजनिंग होती है, कोरोसिव पॉइजनिंग कहलाता है। नेक्स्ट होता है न्यूरोटॉक्सिक पॉइजनिंग, ऐसे पॉइजन जो हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, न्यूरोटॉक्सिन। जैसे किसी को सांप ने काट लिया, वो सीधे सीधे क्या होता है, इंजेक्ट ब्लड के थ्रू हमारे नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करते हैं, जिसके कारण बहुत सारे जो नर्व सेल्स हमारे वाइटल ऑर्गन्स को रेगुलेट करती है, वो ऑर्गन्स क्या होते हैं उसमें खराब होने लग जाते हैं, ये काम करना बंद कर देते हैं, ऑर्गन फेलियर की वजह से इंसान कभी भी डेथ हो जाती है, ठीक है, कई बार। तो न्यूरोटॉक्सिक पॉइजनिंग जैसे ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग बात करें, ये जो होते हैं एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ा देते हैं, आगे समझाऊंगा, पढ़ा था कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर, एसिटाइल कोलिन टूटता है, उसको एक एंजाइम तोड़ता है कोलिन एस्टरेज, उसको दो टाइप की ड्रग्स पढ़ी थी हमने, रिवर्सिबल इनहिबिटर, इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल जो टेम्परेरी 5-स्टिग्मा, नियोस्टिग्मा, पायरोडिस्टिग्मा, पर जो परमानेंट इनहिबिटर होते हैं वो ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड कहलाते हैं, ठीक है। एसिटाइल कोलिन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, ठीक है, जैसे मेलाथियन, पेराथियन। तो इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड्स की बात कर रहे थे हम, ठीक है। फिर सांप ने किसी को काट लिया तो जो स्नेक वेनम होता है, ये सारे के सारे न्यूरोटॉक्सिन होते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, इंसान पैरालाइज्ड हो जाएगा, पैरालिसिस या कोमा में चले जाएगा, बॉडी में कन्वल्जन मतलब मूवमेंट, झटके आना, फेफड़े काम करना बंद कर देंगे, रेस्पिरेटरी सेंटर से होगा वो सप्रेस हो जाएगा। फिर आता है कार्डियोटॉक्सिक पॉइजनिंग, ऐसे पॉइजन जो हमारे हार्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देंगे, अरिथमिया कॉज करेंगे, उसको क्या बोलते हैं हम, कार्डियोटॉक्सिक पॉइजन, मतलब हार्ट पे असर दिखा है, जैसे ओलेंडर और डिजिटेलिस। डिजिटेलिस का तो हम जानते हैं कब लेते हैं, ये सीएचएफ में लेते हैं, ज्यादा डोज में दे दो तो हार्ट के काम को बिगाड़ देगा। ओलिएंडर बात करें हम, ये भी प्लांट प्रोडक्ट कनेर बोलते हैं, ठीक है, ये हाईवे वगैरह इन पे लगा रहता है, वो भी पेट में हार्ट में गड़बड़ करता है, तो अफेक्ट हार्ट फंक्शन, अरिथमिया कॉज करेगा, कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा। तो हार्ट पे असर कर रहा है तो उसको कार्डियोटॉक्सिक, नर्वस सिस्टम पे असर कर उसको बोलते हैं हम न्यूरोटॉक्सिक। फिर एस्फाइक्सिएंट पॉइजन, ये क्या करते हैं, सीधे सीधे फेफड़े के काम को या हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, ऑक्सीजन सप्लाई को इंटरफेयर कर, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, साइनाइड पॉइजनिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड या साइनाइड की बात करें तो ये सीधे सीधे हमारे हीमोग्लोबिन से जुड़ते हैं और हीमोग्लोबिन को ही खराब कर देंगे। अब हीमोग्लोबिन खराब हो गया तो बॉडी की जो है ना हीमोग्लोबिन या आरबीसी की हम बात करें, आरबीसी का हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगी धीरे धीरे, हीमोग्लोबिन खराब हो गया तो हमारे सेल्स, हाथ पैर सर, इनको बराबर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, ठीक है। तो ऑक्सीजन सप्लाई क्या हो गया हमारा, इंटरफियर, डिस्टर्ब हो गया, जिसके कारण क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, बॉडी में ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, इंसान बेहोश हो जाएगा, कई बार डेथ भी हो सकती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ पॉइजन की बात करें, पॉइजन कितने प्रकार के होते हैं, कोरोसिव पॉइजन एक एक एग्जांपल याद रखें, इरिटेंट पॉइजन, ठीक है, फिर न्यूरोटॉक्सिन जो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है, देन कार्डियोटॉक्सिक पॉइजन, देन एक्सपाइक्सिएंट पॉइजनिंग जो हमारे सीधे सीधे क्या करे, जो गैसेस का जो एक्सचेंज हो रहा है या गैसेस की जो सप्लाई हो रहा है उसमें इंटरफेयर करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग बहुत ही कॉमन है। चलो ये पॉइजन की समरी है। कोरोसिव पॉइजन हमारे सेल्स को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, जैसे एसिड हो गया, अल्कलाई हो गए। इरिटेशन कॉज के तो उसको इरिटेंट पॉइजनिंग बोलते हैं, जैसे आर्सेनिक, फास्फोरस, मरकरी वगैरह हो गया। नर्व को डैमेज करा उसको न्यूरोटॉक्सिन बोलते हैं, हार्ट के फंक्शन को अफेक्ट करा उसको बोलते हैं कार्डियोटॉक्सिक पॉइजनिंग, जो सांस लेने में दिक्कत करे उसको बोलते हैं एस्फाइक्सिएंट पॉइजनिंग, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड। जो लीवर खराब कर दे, जैसे पैरासीटामोल का ओवरडोज हो जाता है लीवर खराब हो जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ये जॉन्डिस या लीवर फेलियर कॉज हिपेटोटॉक्सिक। जो किडनी खराब कर दे उसको न्यूरोटॉक्सिक पॉइजनिंग बोलते हैं ना। ये इथिलीन ग्लाइकॉल, बताओ कहाँ सुना, अभी अभी की थोड़े दिन पहले की खबर है, इससे किडनी खराब हो जाती है। कहाँ सुना है इथिलीन ग्लाइकॉल के बारे में, ड्रग्स से रिलेटेड इतने सारे केस आते हैं, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होती है। बच्चे छिंदवाड़ा का केस सुना था ना, और बाकी जगह भी एक सिरप आया था मार्केट, वो सिरप के कारण बहुत सारे बच्चों की डेथ हो गई थी। उस कप सिरप के अंदर क्या था, इथिलीन ग्लाइकॉल बहुत ज्यादा था। इथिलीन ग्लाइकॉल ज्यादा होने से बच्चों की क्या हो रही थी, किडनी फेल हो रही थी, उसके कारण उन बच्चों की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, ठीक है। तो इसका लेवल बहुत ज्यादा मिला था उस सिरप के अंदर। तो पॉइजन के नेचर के हिसाब से पॉइजन को अलग अलग कैटेगरी में डिफाइन किया, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे पॉइजनिंग क्या होता है और पॉइजन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है।
अब पॉइजन के ट्रीटमेंट में जो ड्रग्स दी जाती है उसको क्या बोलते हैं हम, एंटीडॉट्स कहते हैं। ठीक है, एंटीडॉट वर्ड तो सबने सुना होगा कि भाई कोई ने पॉइजन खा लिया है, पी लिया या इंजेक्ट हो गया, किसी को सांप ने काट लिया, उस केस में हम कौन सा एंटीडॉट दे। ठीक है, तो एंटीडॉट क्या होता है, जो पॉइजन के असर को कम करे, पॉइजन का उल्टा असर दिखाए या पॉइजनिंग से हमको रिकवरी दे, उसको हम बोलते हैं एंटीडॉट। सिंपल से, तो एंटीडॉट्स आर द सब्सटेंस आर द ड्रग्स विच प्रिवेंट, न्यूट्रलाइज, काउंटर रिएक्ट और रिड्यूस द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ पॉइजन या ड्रग। कोई भी पॉइजन के असर को कम करने वाली दवाई, पॉइजन के असर को न्यूट्रलाइज करने की दवाई, उसका उल्टा असर दिखाए, उसके हार्मफुल इफेक्ट को कम करे, उसको हम उन सबको हम क्या बोलते हैं, एंटीडॉट्स कहते हैं। एंटीडॉट्स आर द ड्रग्स यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। बहुत ही सिंपल सी भाषा में बात करें। ठीक है, एंटीडॉट्स आर यूज्ड इन पॉइजनिंग emergencies to minimize the toxic इफेक्ट एंड इम्प्रूव द पेशेंट आउटकम। जो टॉक्सिन्स के इफेक्ट को कम करे और पेशेंट आउटकम को क्या करे, बढ़ाए, उसको क्या बोलते हैं, एंटीडॉट। एंटीडॉट अलग अलग प्रकार के होते हैं, एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अभी कुछ लिस्ट स्पेसिफिक एंटीडॉट की लिस्ट बताऊंगा, उसको अच्छे समझ लेना। 2 क्वेश्चन एंटीडॉट पे आते ही आते हैं। ठीक है, तो एंटीडॉट कितने टाइप के होते हैं, फिजिकल, केमिकल, फिजियोलॉजिकल, चिलेटिंग और एक पढ़ेंगे आगे यूनिवर्सल। ठीक है, 5 कैटेगरी में एंटीडॉट को बांट दिया है। ठीक है, तो फिजिकल एंटीडॉट जो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी के थ्रू पॉइजन के असर को कम करा, जैसे एक्टिवेटेड चारकोल ले लो, बिस्मथ सब कार्बोनेट वगैरह ले लो। ये चारकोल क्या करता है, आगे डिटेल में और समझा रहा हूं मैं। ठीक है, यदि हमने कोई पॉइजन खाया है या पिया है, तो ये पॉइजन यहाँ है, तो चारकोल क्या करेगा, उसको अपने ऊपर सोख लेगा पॉइजन को और उसको एब्जॉर्ब होने से रोक देगा, उसको ब्लड में जाने नहीं देगा। तो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी के जो पॉइजन के असर को कम करे, उसको क्या बोलते हैं हम, फिजिकल। जो केमिकल रिएक्शन कर ले पॉइजन से, मान लो हमने एसिड पिया तो बेस दे दिया, बेस ने एसिड बेस रिएक्शन करके उसको पॉइजन खत्म कर दिया। किसी ने अल्कलाई बहुत ज्यादा लिया, पॉइजन अल्कलाई नेचर का है, हमने वीक एसिड पी लिया, उसको क्या करेगा, वो न्यूट्रलाइज कर। तो केमिकल रिएक्शन के थ्रू क्या कर रहा है, पॉइजन के असर को कम कर, उसको केमिकल एंटीडॉट। फिर आता है फिजियोलॉजिकल, जो उल्टा असर दिखाएगा। मान लो पॉइजन के कारण हार्ट रेट ज्यादा हो गई तो हार्ट रेट को कम कर देगा। ठीक है, पॉइजन कारण एसिड ज्यादा है सिक्रेशन, तो एसिड सिक्रेशन कम करे। या पॉइजन जिस रिसेप्टर से जुड़ रहा है उस रिसेप्टर से ड्रग जाके जुड़ जाएगी और पॉइजन के असर को क्या कर देगी, कम कर। जैसे हमने पढ़ा था नेलॉक्सेन, नेलॉक्सेन कब देते हैं, नार्कोटिक पॉइजनिंग में या ओपॉइड पॉइजनिंग में देते हैं। एट्रोपिन जो होता है वो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में देते हैं। और चिलेटिंग, चिलेटिंग पॉइजन वो एंटीडॉट वो होते हैं जो मेटल्स या कोई पॉइजनिक सब्सटेंस होता है उससे जाकर जुड़ जाती है, उन मेटल्स को उस पॉइजनिंग सब्सटेंस को फ्री रहने नहीं देती, उसके साथ चिलेट बना लेती। तो फ्री रहेगा तो हमको बॉडी को या टिश्यू को डैमेज करेगा। फिर यूनिवर्सल एंटीडॉट, आगे समझा रहा हूं। यूनिवर्सल एंटीडॉट वो होता है जब नेचर ऑफ पॉइजन अननोन होता है, उस केस में हम टेनिक एसिड, चारकोल और मैग्नीशियम ऑक्साइड का कॉम्बिनेशन होता है, इन तीनों के मिक्सचर को हम यूनिवर्सल एंटीडॉट कहते हैं। तो एंटीडॉट्स वो होते हैं जो पॉइजन के ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं हम एंटीडॉट। एंटीडॉट को 5 कैटेगरी में, फिजिकल, केमिकल, फिजियोलॉजिकल, चिलेटिंग और यूनिवर्सल। ठीक है, तो एक एक को हमको डिटेल में देखना। पहला आता है फिजिकल एंटीडॉट या, ठीक है, फिजिकल एंटीडॉट वो होते हैं जो अपने फिजिकल प्रॉपर्टी के थ्रू पॉइजन के प्रिवेंटिंग द एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजन, एब्जॉर्प्शन को कम कर दे विदाउट केमिकल रिएक्शन। एब्जॉर्प्शन को देखो, कोई भी पॉइजन आपने खा लिया तो अभी तो पेट में दिक्कत हो रही थी, पर इंसान की डेथ हो जाएगी या उससे नुकसान कब होगा, जब वो पॉइजन एब्जॉर्ब होकर कहाँ चले जाए, ब्लड में चले जाए। फिर ब्लड में जाएगा तो फिर हमारे वाइटल ऑर्गन्स पे जाएगा, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर इंसान की डेथ हो जाएगी। चलो ठीक है, अब मान लो किसी ने पॉइजन खा लिया है, पी लिया है, तो उसको ब्लड में जाने से रोक दो। कैसे रोक दो, तो हम एक्टिवेटेड चारकोल दे दो। सपोज एक्टिवेटेड चारकोल क्या करेगा, इस पॉइजन को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या करेगा, एब्जॉर्ब, अपने ऊपर सोख लेगा और उसको ब्लड में जाने से क्या करेगा, वो रोक देगा। ठीक है, फिर हम यहाँ से उसको बॉडी से क्या बाहर कर ही देंगे। तो केवल लोकल टिश्यू को तकलीफ होगी, सिस्टेमिक इफेक्ट क्या आएगा, कम आएगा। सिस्टेमिक इफेक्ट क्या आएगा, कम आएगा। तो ऐसे सब्सटेंस या ऐसे एंटीडॉट। ठीक है मैडम, कुछ क्वेश्चन है किसी का, प्रतिभा मैडम कुछ पूछ रहे हो, ठीक है ओके। तो एक्टिवेटेड चारकोल क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब मेनी ड्रग्स एंड पॉइजन सब्सटेंस। एक्टिवेटेड चारकोल क्या होता है, वाटर इनसॉल्युबल मटेरियल होता है, इसको हम खिला दोगे, पॉइजन को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेगा और पॉइजन के एब्जॉर्प्शन को, मतलब पॉइजन को सिस्टेमिक सर्कुलेशन या ब्लड में जाने नहीं देगा। ठीक है, फिर इसके अलावा मिल्क भी ले सकते हैं, पुराना हो गया। मिल्क जो होता है
वो जो होता है यूज फॉर माइल्ड इरिटेंट, जो इरिटेटिंग ड्रग होती है उनके काम को रोकने के लिए। फिर एग अल्ब्यूमिन, ये भी पुराना सिस्टम हो गया, ठीक है। एग अल्ब्यूमिन जो होता है वो कोरोसिव पॉइजन्स को क्या करता है, ब्लड में जाने से रोकता है, उनके इफेक्ट को कम करता है। तो ये जो ड्रग है ये अपने फिजिकल प्रॉपर्टी के थ्रू पॉइजन के इफेक्ट को कम कर रही है, इसलिए इसको क्या बोल दिया हमने, फिजिकल एंटीडॉट। फिजिकल एंटीडॉट पॉइजन से कोई केमिकल रिएक्शन नहीं कर रही है, ठीक है, कुल मिलाकर उसके सिस्टमिक इफेक्ट को रोक रही है। अगला इसमें केमिकल एंटीडॉट। केमिकल एंटीडॉट वो होंगे जो पॉइजन से कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शन करके पॉइजन के इफेक्ट को रोकेगी या पॉइजन को न्यूट्रलाइज कर देगी, ठीक है। केमिकल एंटीडॉट रिएक्ट केमिकली विद द पॉइजन एंड कन्वर्ट इट इनटू लेस टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस, ठीक है। पॉइजन से केमिकल रिएक्शन करी, कुछ ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन उसमें से हटा दी गई, जोड़ देगी, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, पॉइजन का असर कम हो जाएगा या पॉइजन जो है नॉन टॉक्सिक हो जाएगा, उसको बोलते हैं हम केमिकल एंटीडॉट। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, ये अल्कोलाइट पॉइजनिंग में यूज करते हैं, अल्कोलाइट से रिएक्शन को उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। प्रोटामिन सल्फेट, हिपेरिन का जब ओवरडोज हो जाता है उसमें क्या देते हैं हम, प्रोटामिन सल्फेट देते हैं। और साइनाइड पॉइजनिंग में सोडियम थायोसल्फेट और सोडियम नाइट्रेट देते हैं, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट और सोडियम थायोसल्फेट का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। ये जो साइनाइड होता है, साइनाइड को ना एक हीमोग्लोबिन को मेथेनोग्लोबिन को फिर थायोसाइनाइड में कन्वर्ट करके बॉडी से बाहर निकाल देता है, ठीक है। क्योंकि साइनाइड जो होता है हमारे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को इनहिबिट कर रहा है, सेलुलर रेस्पिरेशन को रोक रहा है, तो साइनाइड को लेस टॉक्सिक थायोसाइनाइड में कन्वर्ट कर देता है घुमा फिरा के। और ये जो थायोसाइनाइड होता है इसकी वाटर सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। वाटर सॉल्युबिलिटी ज्यादा होने से ये काई में यूरिन में डिजॉल्व होकर बॉडी से बाहर नहीं, तो साइनाइड को नॉन टॉक्सिक थायोसाइनाइड में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, दो एंटीडॉट देते, सोडियम नाइट्रेट और सोडियम थायोसल्फेट, दो एंटीडॉट लगाए जाते हैं साइनाइड पॉइजनिंग में। ये क्या कर रहे हैं, पॉइजन के साथ में केमिकल रिएक्शन करके पॉइजन के इफेक्ट को कम या पॉइजन को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, उसकी टॉक्सिसिटी को कम करते हैं। केमिकल रिएक्शन करे तो केमिकल एंटीडॉट। अब आता है चिलेटिंग एजेंट। चिलेटिंग एजेंट क्या होते हैं, खास करके हेवी मेटल पॉइजनिंग वगैरह में देते हैं। ये जैसे लेड है, लेड हमारी बॉडी में फ्री रहेगा तो ये सेल्स को तकलीफ दे रहा है, ठीक है। अब हमने एडीटीए या कोई भी चिलेटिंग एजेंट ले लिया, चिलेटिंग एजेंट क्या करेगा, ये जो फ्री लेड था इसके साथ में चिलेट बना लिया, मतलब कॉम्प्लेक्स बना लिया। अब लेड फ्री है नहीं तो हमारी सेल्स को डैमेज नहीं करेगा, ठीक है, चिलेट या कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक है। फ्री लेड है ना, फ्री आर्सेनिक, मतलब जो मेटल्स होते हैं उसको फ्री रहने नहीं दे, उसको बोलते हैं चिलेटिंग एजेंट। तो चिलेटिंग एजेंट बाइंड टू टॉक्सिक मेटल्स टू फॉर्म स्टेबल कॉम्प्लेक्स, क्या बना लेगा वो, कॉम्प्लेक्स बना लेगा, डेट कैन बी एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी, और वो बाद में बॉडी से बाहर निकल जाएगा। अब वो ड्रग्स, वो पॉइजन, वो टॉक्सिन फ्री रहेगा ही नहीं तो नुकसान देगा नहीं, तो फ्री होता है तो क्या करता है, सेल्स में जाता है, एंजाइम से या किसी केमिकल से बाइंड करता है, सेल डैमेज करता है। तो जो फ्री था उसके साथ में चिलेटिंग एजेंट जुड़ गया। चिलेटिंग एजेंट तो जानते हो ना, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो तो उस फ्री मेटल्स पे जाकर उन्होंने अपने क्या चिलेट में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब मेटल फ्री नहीं है, ऐसे के सब चिलेटिंग एजेंट भी सॉल्युबल और इनसे दो प्रकार के होते हैं, पर यहाँ हम बात करें सॉल्युबल चिलेटिंग एजेंट बनाएगा, जो फ्री टॉक्सिन्स होगा उसको चिलेट में कन्वर्ट कर लिया और उसको क्या कर दिया, यूरिन में डिजोल्व करके बाहर ले गए, ठीक है। जैसे आयरन पॉइजनिंग में डेफोरॉक्सिम देते हैं, कैल्शियम है ना, लेड पॉइजनिंग में डाइसोडियम एडिटेड कैल्शियम डाइसोडियम ये तो सुना ही होगा आपने, ठीक है। फिर डाइमर्केप्रॉल, आर्सेनिक पॉइजनिंग और मर्क्यूरी पॉइजनिंग में देते हैं। पेनिसिलामिन जो होता है कॉपर पॉइजनिंग में देते हैं। ये सारे के सारे चिलेटिंग एजेंट है, जो भी मेटल फ्री था, खास करके मेटल पॉइजनिंग में यूज करते, जो मेटल फ्री थी उसके साथ में क्या चिलेट बना लिया और उसको बॉडी से बाहर क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। वो मेटल फ्री रहेगी नहीं और हमको नुकसान नहीं देगी। तो पहला फिजिकल, दूसरा केमिकल, तीसरा चिलेटिंग, ठीक है, चिलेटिंग एंटीडॉट। अगला इसमें फिजियोलॉजिकल एंटीडॉट। फिजियोलॉजिकल वर्ड से समझ में आ रहा क्या, फिजियोलॉजिकल जस्ट सिंपल अपोजिट एक्शन दिखाएगा या फिर पॉइजन के सीधे सीधे एक्शन को रोक रहा है, उसको फिजियोलॉजिकल एंटीडॉट बोलते हैं, ठीक है। फिजियोलॉजिकल या फॉर्मल एंटीडॉट, दिस एंटीडॉट प्रोड्यूस इफेक्ट अपोजिट टू दोज ऑफ द पॉइजन। पॉइजन के जस्ट चाल, यदि पॉइजन हार्ट रेट को बढ़ाता है, हार्ट रेट को कम करने चले जाएंगे। पॉइजन एसिड सिक्रेशन को बढ़ा रहे थे, एसिड सिक्रेशन को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो ये यह पॉइजन जिस रिसेप्टर से जाकर अपना असर दिखा रहा है, उस रिसेप्टर पे जाकर एंटीडॉट बैठ जाएगा तो पॉइजन को उससे कांटेक्ट करने या पॉइजन को उससे बाइंड होने
नहीं देगा तो पॉइजन का असर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, एक्टिंग ऑन रिसेप्टर्स आर फिजियोलॉजिकल सिस्टम, दो तरह, या तो रिसेप्टर, जैसे मान लो ओपाइड पॉइजनिंग, नार्कोटिक की बात करें, मॉर्फिन, ठीक है, हेरोइन, ये किससे जुड़ते हैं, तो ये म्यू, कपा और डेल्टा, तीन टाइप के रिसेप्टर होते हैं। अब इन रिसेप्टर पे कौन जाकर बैठ जाएगा, नैलोक्सिन बैठ जाएगा, तो ये ओपाइड्स को काम करने नहीं देगा। तो इसको बोलते हैं हम फिजियोलॉजिकल पॉइजनिंग, जिस रिसेप्टर से पॉइजनिंग सब्सटेंस, मतलब ड्रग्स भी पॉइजन है, ज्यादा डोज है तो वहां पर ड्रग बैठ गया, पॉइजन के असर को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, तो इसको बोलते हैं हम फिजियोलॉजिकल या फार्माकोलॉजिकल एंटीडोट, जस्ट उल्टा असर दिखा रहा है। ठीक है, दूसरा हो गया एट्रोपिन। एट्रोपिन के बारे में एग्जाम में आता रहता है। एट्रोपिन आर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में देते हैं। आर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड क्या होता है, जैसे मेलाथियान, पेलाथियान हो गया। ये जो एसिटाइल कोलिन होता है, एसिटाइल कोलिन को एक एंजाइम तोड़ता है, उसका नाम क्या होता है, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। आर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड जो होते हैं इस एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं और एसिटाइल कोलिन के लेवल को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। और एसिटाइल कोलिन जब बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाएगा तो एसिटाइल कोलिन क्या करता है, हमारी हार्ट रेट को कम कर देगा। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना, हार्ट रेट कम कर देगा एसिटाइल कोलिन। दूसरा क्या करेगा, ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन कर देगा, ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्रोंकियल को कांटे सांस लेने में दिक्कत आएगी, एसिड सिक्रेशन को बढ़ा देगा। ठीक है, अब उस केस में एसिटाइल कोलिन ज्यादा होगा तो ऐसा करेगा। अब कैसे करेगा, तो वो कुछ रिसेप्टर होंगे, उन रिसेप्टर से जाकर जुड़ के ऐसा काम कर रहा है। इस केस में क्या होता है, एट्रोपिन दे दो। एट्रोपिन क्या है, एट्रोपिन एक मस्कार्निक इनहिबिटर है। ये जो मस्कार्निक रिसेप्टर था, इन पे कौन जुड़ जाएगा, एट्रोपिन। यहाँ पर भी कौन जुड़ गया, एट्रोपिन। तो एसिटाइल कोलिन ज्यादा होगा भी तो भी अपना असर नहीं दिखा पाएगा। ठीक है, मस्कार्निक इनहिबिटर, तो जिस रिसेप्टर, मतलब इनडायरेक्टली पहले पढ़ा चुका है, एट्रोपिन में बहुत क्वेश्चन आता है। तो आर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग क्या, जैसे मेलाथियान, पेराथियान, या कोई ने पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड पी लिया, बहुत सारे होते हैं पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड, पर कुछ आर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड होते हैं, वो सीधे सीधे कोलेस्ट्रेज को इनहिबिट करते हैं, एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ाते हैं। एसिटाइल कोलिन मस्कार्निक रिसेप्टर जुड़ता है और अपना ज्यादा एक्शन दिखा रहा है। उन सारे मस्कार्निक रिसेप्टर, एट्रोपिन एक मस्कार्निक इनहिबिटर है, मस्कार्निक इनहिबिटर है। ठीक है, तो ये मस्कार्निक रिसेप्टर को ऑक्यूपाई कर लेगा, तो एसिटाइल कोलिन घूमता रहेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो सारे सिम्टम्स क्या होंगे, कम हो जाएंगे, मतलब अपोजिट एक्शन आना शुरू है। फिर फ्लूमेजेनाइल तो याद ही होगा, कब देते हैं, बेंजोडाइजापिन पॉइजनिंग में। बेंजोडाइजापिन क्या होता है, क्लोनाजिपाम है ना, लोराजिपाम, मिडोजोलम, अल्प्राजोलम, ये सब बेंजोडाइजापिन है। बेंजोडाइजापिन के लिए क्या काम में आते हैं, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, सेडेटिव एंड नींद और नशे की दवाई। तो नींद और नशे की दवाई की बात कर रहे हैं हम, सेडेटिव हिप्नोटिक्स। लोग सुसाइड करने के लिए गलती से भी ज्यादा नींद की गोलियां खा लेते हैं ना, खास करके आत्महत्या करने के लिए किसी ने खा ली, तो उसको क्या दो, फेमोजेनाइल दे दो। एग्जाम में ये तीन एंटीडॉट पे, आगे और बहुत सारे पढ़ा रहा हूँ, तीन एंटीडॉट पे क्वेश्चन आते ही रहते हैं कि किसके, पूरा चैप्टर याद हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं भी याद हो तो कम से कम ये वन वर्ड जरूर याद रखना है कि कौन सी पॉइजनिंग में कौन सा एंटीडॉट दिया जाता है। ठीक है, पुराने पेपर उठा के देखना है, तीन पे बहुत क्वेश्चन है और एक पैरासीटामोल के ऊपर। ठीक है, तो आगे कुछ और एंटीडॉट बता, तीन मैंने थोड़े इंपॉर्टेंट वाले पहले ही बता दिए। ठीक है, जैसे नार्कोटिक पॉइजनिंग में क्या देते हैं हम, एन नाम वाली दवाइयां थी, तो नेलॉक्सेन, नेल्ट्रॉक्सेन और नॉल्मिफेन। ठीक, एन एन एन, तो ये नेलॉक्सेन को बहुत पूछते हैं। बेंजोडाइजापिन पॉइजनिंग में क्या देते हैं, तो फ्लूमेजेनाइल देते हैं। पैरासीटामोल का ओवरडोज हो जाए, ये सब ओवरडोज, पॉइजनिंग मतलब ये ज्यादा हो जाए बॉडी में, ऐसा समझ लो, ड्रग्स का ओवरडोज ही होता है। ठीक है, तो पैरासीटामोल में क्या देते हैं, एन एसिटाइल सिस्टीन। फिर आर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में एट्रोपिन और पॉलीडॉक्सिन या पाम, ठीक है, दो ड्रग देते हैं। बारबिचुरेट पॉइजनिंग में एम्फेटामिन, बारबिचुरेट सीएनएस डिप्रेसेंट है, एम्फेटामिन सीएनएस स्टिमुलेंट है। बेलाडोना एट्रोपिन, अब उल्टा, यहाँ पर आर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में एट्रोपिन दे रहे, और एट्रोपिन पॉइजनिंग हो जाए, एट्रोपिन भी तो एक अल्कोलाइड्स है, पोटेंट केमिकल होता है, ज्यादा बॉडी में ये भी नुकसान है, धतूरा वगैरह किसी ने गलती से खा लिया, पी लिया, जो भी हो। ठीक है, उस केस में क्या है, अब एट्रोपिन ज्यादा हो जाएगा तो एसिटाइल कोलिन के काम को रोकेगा, तो हमको क्या करना है, एट्रोपिन के काम को रोकना है। एट्रोपिन जो है मस्कार्निक रिसेप्टर को ऑक्यूपाई कर लिया हमने सारे। ठीक है, किसने, एट्रोपिन ने। अब इसके असर को कम करना है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जो ज्यादा होगा वो रिसेप्टर पे जुड़ेगा। अभी एट्रोपिन ज्यादा, एट्रोपिन जुड़ रहा है, अब हम क्या कर दो, फाइसोस्टिग्माइन दे दो। जस्ट पिछले वाला पार्ट समझना, फाइसोस्टिग्माइन, नियोस्टिग्माइन ये क्या करता है,
एसिटाइल कोलिन, इसको जो एंजाइम तोड़ता है उस एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं। तो जब हम फाइसोस्टिग्माइन दे देंगे तो एसिटाइल कोलिन का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस रिसेप्टर एट्रोपिन जुड़ रहा था, एसिटाइल कोलिन ज्यादा हो गया तो कौन जुड़ेगा, एसिटाइल कोलिन। तो एट्रोपिन की टॉक्सिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, जस्ट उल्टा है। फिर साइनाइड पॉइजनिंग में अभी बोला था मैंने, साइनाइड पॉइजनिंग में 2 एंटीडॉट देते, पहले क्या देते हैं हम, सोडियम नाइट्राइट देते हैं, उसकी थोड़ी देर बाद क्या देते हैं, सोडियम थायोसल्फेट। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, एंटीडॉट यूज्ड इन साइनाइड पॉइजनिंग में सोडियम नाइट्राइट और सोडियम थायोसल्फेट। आयरन पॉइजनिंग में डेस्फेरोक्सामिन देते हैं। वारफेरिन पॉइजनिंग, वारफेरिन क्या होता है, ये प्रोथ्रोम्बिन और क्लोटिंग फैक्टर को बनने से रोकता है। और विटामिन क्या करता है, वो क्लोटिंग फैक्टर प्रोथ्रोम्बिन को बढ़ाता है। ठीक है, तो वारफेरिन का ओवरडोज हो जाए हम विटामिन के दे सकते हैं। हिपेरिन पॉइजनिंग में प्रोटामिन सल्फेट देते हैं। ये दोनों ब्लड पतला करने की दवाई है, एंटी कांगुलेंट है। यदि ये ज्यादा हो जाएगी तो ब्लड बहुत पतला हो जाएगा, तो उस केस में उसका एंटीडॉट। तो वारफेरिन में विटामिन के, हिपेरिन में प्रोटामिन सल्फेट, बीटा ब्लॉकर में एड्रेनालिन। बीटा ब्लॉकर क्या करता है, बीटा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, एड्रेनालिन को जुड़ने देते, हम क्या करो, एड्रेनालिन का लेवल बढ़ा दो तो एड्रेनालिन ज्यादा जुड़ेगा। ठीक है, फिर हेवी मेटल पॉइजनिंग में चिलेटिंग एजेंट देते हैं। ठीक है, तो पेनिसिलामिन, डाइमर्केप्रॉल, डाइमर्केप्रॉल को बाल भी बोलते हैं, ब्रिटिश एंटीलेविसाइड। ठीक है, और लेड पॉइजनिंग में ईडीटी, ईडीटी पेनिसिलामिन, डाइमर्का, ये सब चिलेटिंग एजेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ सिलेक्टेड एंटीडॉट है, इसमें से आधे आपको पहले से याद है, ऐसा भी नहीं कि आता नहीं। पैरासीटामोल के बारे में तो 50 बार सुन लिया होगा, ये शुरुआत के 3-4 तो आपको मालूम ही है, 2-4 और कर लो, फिर 1-2 ही बचेंगे तो एग्जाम तक लगभग पूरे हो जाएंगे। ठीक है, और इनमें से पहले मैंने क्या बोला, सिलेक्टेड पहले करना, जो एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। इन 3 पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा और बढ़ाते चलो, आराम से कॉन्फिडेंस आएगा, सारी चीजें धीरे धीरे बन जाएगी। ठीक है, तो ये थे एंटीडॉट और एंटीडॉट के एग्जाम्पल, स्पेसिफिक एंटीडॉट के एग्जाम्पल। अगला इसमें यूनिवर्सल एंटीडॉट, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यूनिवर्सल एंटीडॉट, नाम ही यूनिवर्सल, भाई कोई भी पॉइजनिंग हो ये दे दो तो कुछ ना कुछ फायदा हो ही जाएगा, इसलिए यूनिवर्सल नाम रख दिया। ये ट्रेडिशनल एंटीडॉट है। ठीक, अब तो बहुत सारे स्पेसिफिक आ गए। यूनिवर्सल एंटीडॉट इज अ मिक्सचर, 3 केमिकल का मिक्सचर होता है। वाज ट्रेडिशनली यूज्ड टू ट्रीट अननोन पॉइजनिंग, टू ट्रीट अननोन ओरल पॉइजनिंग। अननोन, जब नेचर ऑफ पॉइजन क्या हो हमको नहीं पता कि क्या खाया क्या पी लिया। जब नेचर ऑफ पॉइजन ना पेशेंट को मालूम है, ना पेशेंट शायद बताने लायक नहीं है। ठीक है, या उसको भी नहीं पता कि उन्हें क्या खाया पिया। ठीक है, उस केस में हम क्या, यूनिवर्सल रिड्यूसिंग द पॉइजन एब्जॉर्प्शन, ये क्या करते हैं, पॉइजन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं थ्रू द गैस्ट्रोएंटेरिक। इट वाज इंटेंडेड टू एक्ट अगेंस्ट वाइड वैरायटी ऑफ पॉइजन व्हेन एग्जैक्ट पॉइजन वाज नॉट नोन, क्या खाया नहीं मालूम, उस केस में तो 3 केमिकल का मिक्सचर होता है, पूछते हैं एग्जाम में। एक्टिवेटेड चारकोल, मैग्नीशियम ऑक्साइड और टेनिक एसिड, किस रेशियो में, 2:1:2, सॉरी 2:1:1। ठीक है, तो एक्टिवेटेड चारकोल, मैग्नीशियम ऑक्साइड और टेनिक एसिड का मिक्सचर, ये 2:1:1 के रेशियो में मिलाकर किसी को खिला देंगे तो पॉइजन का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब पॉइजन सिस्टेमिक सर्कुलेशन में नहीं जा पाएगा। काम कैसे करते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल के बारे में हमको पता है, ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, एड्सॉर्बेंट नेचर का होता है, तो पॉइजन को क्या करेगा, ये पॉइजन को अपने ऊपर सोख लेगा। ठीक है, तो पॉइजन को फिर ब्लड में जाने नहीं देगा। ठीक है, तो चारकोल की प्रॉपर्टी होती है कि पॉइजन हो, कलर हो, किसी चीज को अपने पर सोख लेता है, डीकलराइजिंग एजेंट में भी यूज करते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल दे दिया। दूसरा हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है, अल्कलाइन नेचर का होता है, तो हो सकता है सामने वाले पेशेंट जो पॉइजन पिया उसमें एसिड हो। मैक्सिमम पॉइजन को तो चारकोल अपने पर सोख लेगा। फिर यदि हमने दूसरा खिला रखा साथ में मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या करेगा, बेस होता है, एसिडिक पॉइजन को क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, एसिड बेस रिएक्शन हो रही। तीसरा दे दिया हमने टेनिक एसिड। टेनिक एसिड के बारे में फार्माकोग्नोस में बहुत कुछ सुना होगा। टेनिक एसिड जो होता है उसकी प्रॉपर्टीज, टेनिन, टेनिन जो होते हैं हैवी मेटल्स, टेनिन जो होते हैं अल्कोलाइड्स, इनको क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट कर देते हैं। ठीक है, तो इट प्रेसिपिटेट अल्कोलाइड्स एंड सम टॉक्सिन्स। भाई प्रेसिपिटेट हो गया, वो डिजॉल्व था तो ही एब्जॉर्ब हो रहा था वो, अब ये लिक्विड में था तो एब्जॉर्ब हो रहा, उसको क्या कर दिया, सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया, तो उसका एब्जॉर्प्शन क्या हो गया, कम हो गया। हम उसको नहीं पता है क्या, अननोन पॉइजनिंग की हम बात कर रहे हैं कि सामने वाले ने क्या खाया है, तो हम 3 केमिकल का मिक्सचर दे दोगे, ज्यादातर पॉइजन का चारकोल अपने पर सोख लेगा तो ब्लड में जाने नहीं देगा।
यदि पॉइजन एसिडिक नेचर है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। यदि पॉइजन अल्कोलाइड नेचर का है, ठीक है, तो उसको जो लिक्विड पॉइजन था, जो पॉइजन सॉल्युबल पॉइजन, उसको सॉलिड में कन्वर्ट कर देगा, तो उसका एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ओवरऑल कर क्या रहे हैं, तो पेट से या आंतों से पॉइजन को ब्लड में जाने नहीं दे रहे, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाने से रोक रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल एंटीडोट। कब देते हैं, नेचर ऑफ पॉइजन क्या अननोन हो, क्या क्या होता है, 3 केमिकल का मिक्सचर होता है, चारकोल, टेनिक एसिड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। किस रेशियो में देते हैं, 2:1:1, ठीक है। ज्यादा क्या देना है हमको, चारकोल, उसके बाद उस रेशियो में 1:1 के रेशियो में क्या दे दो, मैग्नीशियम ऑक्साइड, टेनिक एसिड, ठीक। अननोन पॉइजनिंग में दे 3 केमिकल्स के नाम याद रखना बस, ठीक है। कैसे काम कर समझ में आ रहा है, उनकी प्रॉपर्टीज हमको मालूम है, ठीक है। थोड़ा दूसरे सब्जेक्ट से कोरिलेट करोगे, देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये एंटासिड पढ़े था एसिडिटी को कम करने दवाई में। टेनिक एसिड के बाद टेनिन्स जो होते हैं, प्रोटीन, अल्कोलाइड्स, हेवी मेटल्स, इनको प्रेसिपिटेट कर देते, प्रेसिपिटेशन वाला नेचर है इसका। और चारकोल जो होता है वो पानी में घुलता नहीं, चारकोल की सरफेस एरिया ज्यादा है, वो अपने ऊपर पॉइजन को क्या करता है, सोख लेगा। तो दूसरे सब्जेक्ट का थोड़ा सा नॉलेज कहीं ना कहीं यहाँ पर काम में आ जाता है, ठीक है। चलो अगला इसमें जनरल साइन एंड सिम्टम, जनरल वर्ड बोल रहा है ना, क्या बोल रहा हूं मैं, जनरल साइन एंड सिम्टम्स ऑफ पॉइजनिंग, जनरल वाले, ठीक है। क्या होता है जनरल सिम्टम्स, जनरली क्या होगा, तो वीकनेस, कमजोरी, अनइजीनेस है ना, चक्कर आएंगे, थकावट, कमजोरी से आ जाएगी। सीएनएस पे क्या असर दिखाते, तो कुछ पॉइजन जो होते हैं नशा कराते हैं, कुछ से सर दर्द होने लग जाता है ना, कंफ्यूजन, कन्वर्जन, ठीक है, झटके आने लगे। बहुत सारे पॉइजन ऐसे होते हैं, जनरल की बात कर रहा हूं मैं, जिनसे सांस लेने में क्या होती है, दिक्कत आने लग जाती है। कुछ पॉइजन हार्ट रेट को बढ़ा भी सकते हैं, कुछ पॉइजन हार्ट रेट को कम भी कर देते हैं। फिर पेट में गड़बड़ तो मैक्सिमम पॉइजन करते ही है, नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन होना शुरू हो जाता है। आंखों में क्या करेंगे, कुछ होते हैं जो डायलेट कर देते हैं, जैसे एट्रोपिन हो गया, एट्रोपिन क्या करता है, प्यूपिल को डायलेट करता है। कुछ होते हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, जैसे आर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड हो गए। कुछ पॉइजन जो होते हैं जो पसीने के सिक्रेशन को बढ़ा देंगे, बॉडी के ऊपर जलन होना शुरू हो जाए, बर्निंग सेंसेशन आते हैं। कुछ पॉइजन जो होते हैं जो यूरिन के आउटपुट को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, किडनी भी खराब कर दे, ठीक है, जैसे पॉलीथिलीन ग्लाइकॉल की बात, सॉरी इथिलीन ग्लाइकॉल हो गया। कुछ होते हैं जो खास करके लीवर डैमेज का, जैसे पैरासीटामोल वगैरह हो गया, ठीक है। मसल्स में क्रैम्प आना, ट्रिमर आना, पैरालिसिस, ये जनरल सिम्टम्स है, जनरल बोल रहा हूँ, डिपेंड करता है नेचर ऑफ पॉइजन कैसा है, जनरल वाली बात कर रहे हैं। अब आता है जनरल ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। एक तो एंटीडोट अच्छे से याद रखना, दूसरा जनरल ट्रीटमेंट, जैसे फार्मासिस्ट यदि कोई पॉइजनिंग हो रही है तो हमको क्या करना चाहिए, फिर बाद में हॉस्पिटल में और क्या होता है, वो भी सारी चीज इसमें जनरल ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। मुद्दे के पॉइंट उसमें सबसे पहले रैपिड असेसमेंट। यहाँ पर क्लास में या किसी रूम में कोई को पॉइजनिंग हो गई तो सबसे पहले क्या खाया है, कंटेनर वगैरह, क्या दिक्कत आ रही है इसको, ठीक है, वहां से खुले हवा में ले जाओ, ये होता है रैपिड असेसमेंट, ठीक है। फिर उसको स्टेबलाइजेशन, एयरवे की बात करें, सफोकेशन होता है, खुले हवा में ले जाओ, है ना, ऑक्सीजन थेरेपी वगैरह कुछ वो दे दो। प्रिवेंशन ऑफ फर्दर पॉइजन एक्सपोजर, कि गैस पॉइजनिंग हो गई है तो यहीं रखोगे, यही इलाज करो तो उसको भी दिक्कत होगी, हमको भी हो, तो उसको बाहर ले जाना है। फिर एनहेंसमेंट ऑफ पॉइजन एलिमिनेशन, पॉइजन को बॉडी से बाहर निकाल दो, डायूरेटिक्स वगैरह दे दो, या यूरिन के पीएच को चेंज करो, एसिडिक पॉइजन है तो उसको अल्कलाइन कर दो, तो यूरिन में डिजॉल्व होकर बाहर चले जाए, परगेटिव दे सकते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल में। या गैस्ट्रिक लेवेज होता है, स्टोमक वाशिंग, समझा रहा आगे। फिर स्पेसिफिक एंटीडोट दे दो, और सपोर्टिव केयर में उसके हार्ट रेट कम हो तो बढ़ाने वाली, बढ़ गई तो घटाने वाली, सांस में दिक्कत आ रही तो हमको रेस्पिरेशन के लिए वेंटिलेटर वगैरह लगाना। तो ये बेसिक तरीके होते हैं पॉइजनिंग को ट्रीट करने के, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था उसमें, असेसमेंट था, ठीक, इनिशियल असेसमेंट, ठीक है। तो उसको मरने से बचाना हमको, तो वाइटल फंक्शंस एंड मेंटेन वाइटल फंक्शन एंड प्रिवेंट डेथ, उसको बचाना है। सबसे पहले एयरवे, एनहेंस इंश्योर एयरवेज ओपन एंड क्लियर, सांस लेने में दिक्कत तो नहीं आ रही, कुछ चोक तो नहीं हो रहा है। रिमूव एनी ऑब्स्ट्रक्शंस, भाई गले में कुछ दिक्कत हो रही है, कुछ सांस लेने में दिक्कत वगैरह आ रही है तो उसको थोड़ा क्या हटाओ, ठीक है, खुले हवा में ले जाओ उसको, ठीक है। इंट्यूबेशन में भी रिक्वायर्ड इन अनकॉन्शियस पेशेंट, कुछ स्पेशल टेक्निक होती है जिनके थ्रू क्या करता है, कभी कभी क्या होता है कि रेस्पिरेटरी ट्यूब चौक हो जाती है, उसको खोलने के ट्यूब वगैरह डालो जिससे उसकी सांस बराबर बनी रहे, या फिर हॉस्पिटल में वेंटिलेटर वगैरह लगाया जाएगा। ब्रीदिंग उसकी प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। तो एसेस द रेस्पिरेटरी रेट, सांस लेने में दिक्कत तो नहीं आ रही,
ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करो, ऑक्सीजन तो नहीं कम हो रहा है, ठीक है, यदि जरूरत है तो फिर ऑक्सीजन थेरेपी दो, वेंटिलेशन की जरूरत तो वेंटिलेटर लगाओ उसको, सर्कुलेशन प्रॉपर बना, उसकी पल्स रेट चेक करना चाहिए, बीपी चेक करना चाहिए, हार्ट फंक्शन चेक करो कि अरेथमिया हार्ट रेट बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ रही है, जरूरत पड़े तो फ्लूइड लॉस हो रहा है तो फिर क्या करना चाहिए हमको, आईवी फ्लूइड वगैरह देना चाहिए। तो एयर वे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन ये जो होते हैं वाइटल फंक्शंस होते हैं, ये बराबर काम कर रहे कि नहीं काम कर रहे सबसे पहले पता लगा और उनका सबसे पहले ध्यान देना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, इंसान मर जाएगा। फिर बात करें आइडेंटिफाई द पॉइजन, पॉइजन को आइडेंटिफाई करना जरूरी है जिससे क्या होता है उसका फर्दर ट्रीटमेंट सही हो पाए, ठीक है। तो ऑब्टेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पॉइजन क्या है, कोई कंटेनर पड़ा हो, ठीक है, उससे पता चल जाएगा, कोई स्ट्रिप होगी, कोई बॉटल होगी, उससे पता चल जाएगा। कितना पॉइजन पिया है तो खुद बता दे तो समझ में आ जाएगा, या बॉटल समझ में आ जाएगी, इतनी बड़ी बॉटल थी, इतनी बड़ी बॉटल थी, ये कोई स्ट्रिप होगी तो उसमें से 5 टेबलेट खा गया कि 10 खा गया, ठीक है, तो वो पता चल जाता है उससे, ठीक है। कब खाया पिया वो टाइम पता चल जाए, ठीक है, रूट खाया पे वो पता चल जाए, ठीक है। कहाँ से पता, या तो पेशेंट बताने लाए उससे पूछ लो, परिवार वालों से पूछ रखते हो, आसपास कोई कंटेनर पड़ा वहां से पता चल जाए, जिससे ट्रीटमेंट थोड़ा सा आसान हो जाता है। फिर स्टॉप फर्दर एक्सपोजर, अभी तो खा लिया है, उसको वहां से हटाना बहुत जरूरी, खास करके गैस पॉइजनिंग में, यदि वही ट्रीटमेंट करा तो बॉडी में और जा रहा होगा और हमको भी तकलीफ दे रहा है, ठीक है। तो ओरल पॉइजनिंग में, ठीक है, एडिशनल इंजेक्शन को रोको, ठीक है, या उल्टिया वगैरह करा तो आगे एलिमिनेशन में पड़ेंगे। सूंगा है तो उसको बाहर ले जाओ फ्रेश एयर में, ठीक है। स्किन हो सकता है स्किन के थ्रू, कोई ऐसे पॉइजन होते हैं जो थोड़ी मात्रा में स्किन से भी जाए तो भी बहुत बड़ी दिक्कत कर देते हैं, यदि उसके कपड़ों पे ही पॉइजन हो, ठीक है, या कोई कंपनी में कोई एक्सीडेंट हो गया जिसके कारण जो जहरीला पदार्थ उसकी बॉडी पे आ गया होगा, यहाँ से बॉडी में क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा होगा, सबसे पहले उसके क्लॉथ हटाओ, उसको क्या करो, वॉश कर दो थोड़ा सा। तो पेस्टिसाइड से भी हो जाता है, कई बार लोगों के आंखों में बहुत जल्दी जाता है पेस्टिसाइड, ठीक है। हाथों से भी कभी कभी पेस्टिसाइड में उंगलियां चली जाती है, बॉटल हमारे ऊपर गिर गई तो यहाँ से भी एब्जॉर्ब होगा थोड़ा थोड़ा हुआ, ठीक है। तो उस समय इमीडिएट हाथ दो, आंखों में चले तो आंखें धो देना चाहिए, ठीक है। तो पॉइजन को बॉडी में फर्दर एक्सपोजर की और ज्यादा जा रहा है उसको रोको, आंखों में जा रहा तो इरिगेट द आई, ठीक है, वाटर इमीडिएट, वहां तो सलाइन नहीं है तो पानी से ही दो, नहीं तो फिर सलाइन की सॉल्यूशन दो, सबसे अच्छा है। तो ये होता है कि अब पॉइजन और बॉडी में नहीं जाए, कोई सांप ने काट लिया है तो वहां पर क्लीन कर देते हैं, वहां पर क्या टॉर्निकेट या धागा वगैरह या कोई रस्सी बांध देना चाहिए तो आगे उसके सर्कुलेशन न बढ़े। डिकंटामिनेशन, पॉइजन को क्या कर रहे हैं वहां से थोड़ा सा हटा रहे हैं, ठीक है, जैसे गैस्ट्रिक लेवेज, गैस्ट्रिक लेवेज क्या होता है, स्टोमक वॉशिंग भी बोलते हैं। एक ट्यूब डालकर, यदि कोई ने ओरल पॉइजनिंग ली है, ये पॉइजन यहाँ पड़ा है, ट्यूब डालकर क्या करो, इसमें एक लिक्विड भर दो और इस लिक्विड को वापस क्या कर लो, सक कर लो, तो पेट के अंदर का पॉइजनिंग क्या होता है, बाहर, ये हॉस्पिटल में होता है, घर पे नहीं होता है, ठीक है। तो इसको गैस्ट्रिक लेवेज बोलते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल दे दो तो पॉइजन जो होगा ब्लड में जाना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। बावेल इरिगेशन, जो आंतों का या परगेटिव दे दो, आंतों के अंदर का जो पॉइजन वो कहाँ चले जाएगा, बाहर चले जाएगा, ठीक है। बावेल इरिगेशन में क्या होता है, एनेमा वगैरह या फिर लिक्विड बहुत सारा क्या हो जाता है, रेक्टम के थ्रू डाला जाता है और उसको फिर क्या करता है, पूरा इंटेस्टाइन वाशिंग बोल दो, एक था स्टोमक वाशिंग, दूसरा क्या इंटेस्टाइन वाशिंग, ठीक है। फिर आता है इनहेंस या इंक्रीज द एलिमिनेशन ऑफ पॉइजन, अब पॉइजन को बॉडी से निकालना है, यहाँ तो क्या हो रहा है, ब्लड में जाने से रोक रहे, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाने से रोक रहे, अब निकालना है तो निकालने के लिए क्या कर दो, डायरेटिक्स दे दो, तो पानी में घुलने वाला पॉइजन होगा तो यूरिन में डिजॉल्व होकर निकल जाएगा। दूसरा आता है यूरिनरी अल्कलाइजेशन, जो एसिडिक ड्रग होती खास करके एसिडिक ड्रग या एसिडिक पॉइजन, यदि हम यूरिन का पीएच अल्कलाइन कर देंगे तो क्या होगा, वो आयोनाइज होगी, वाटर सॉलिडिटी बढ़ेगी और बॉडी से क्या हो जाएगी, बाहर चले जाएगी, या फिर डायलिसिस कराओ, ठीक है। ये होता है एलिमिनेशन, मतलब पॉइजन को बॉडी से बाहर निकालना है, और डिकंटामिनेशन में पॉइजन को ब्लड में जाने से रोकना है, ठीक है। एलिमिनेशन के बाद क्या करेंगे फिर, स्पेसिफिक एंटीडॉट, यदि नेचर ऑफ पॉइजन नोन है तो उसके हिसाब से एंटीडॉट दे दो, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा के आया था मैंने, ठीक है। नार्कोटिक में नेलोक्सेन हो गया, फ्लूमेजेनाइल हो गया, पेनिसिलिन हो गया, ठीक है। फिर एम्फेटामिन बार्बिचुरेट पॉइजनिंग में, ठीक है, आयरन में डेस्पेरोक्सामिन हो गया, वारफेरिन के लिए विटामिन के, तो जो भी पॉइजन हो उसके हिसाब से स्पेसिफिक एंटीडॉट क्या करना है, उसको दे देना चाहिए। एंटीडॉट देने के बाद क्या करना चाहिए, अब एंटीडॉट देने से फायदा मिलेगा, बट ये आता है सपोर्टिव केयर या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, ये भी बहुत जरूरी है। पॉइजन के कारण जो दिक्कत हो रही है उसको ट्रीट करो, तो उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, एलर्जी हो गई है, हार्ट रेट बढ़ गई है,
बीपी बढ़ गया है, घट गया है, फ्लूइड लॉस हो गया है, तो जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं उनको क्या करो आप ट्रीट करो, ठीक है। उसको सपोर्टिव केयर एंड सिम्टोमेटिक, तो ऑक्सीजन थेरेपी, ऑक्सीजन सैचुरेशन की दिक्कत है तो ऑक्सीजन दो, फ्लूइड लॉस हो गया तो फ्लूइड दो, ठीक है। झटके आ रहे होंगे तो एंटीएपिलेप्टिक ड्रग देना पड़ेगी, और हार्ट को स्टेबलाइज करने बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया हो तो बुखार की दवाई या स्पंज करो ठंडे पानी से, उसको थोड़ा सा तो बॉडी टेम्परेचर कम हो जाए। तो यदि पॉइजन के कारण बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया है तो स्पंज विद वाटर। पॉइजन के कारण दर्द हो रहा है तो क्या देंगे हम, मॉर्फिन पेथिडिन दे दो। पॉइजन के कारण एब्डोमिनल पेन, हाथों में है ना पेट दर्द हो तो उसमें क्या देते हैं, एट्रोपिन देते हैं। कन्वर्जन आ रहे हैं तो क्या दे देना चाहिए वहां पर, बार्बिचूरेट्स, फिनोबार्बिटोन वगैरह दे दो, ठीक है। और डिहाइड्रेशन हो गया है तो फिर क्या करना पड़ेगा हमको, फ्लूइड देना पड़ेगा, ठीक है। फिर एलर्जी वगैरह हो गई है तो वहां पर एंटीहिस्टामिनिक वगैरह देना पड़ेंगे, ये सब कहलाती है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। एंटीडॉट तो दे दिया, एंटीडॉट के साथ में जो भी सिम्टम्स है उनको और करना पड़ता है। जनरल ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजन, कोई भी पॉइजन को कैसे ट्रीट किया जाता है, तो असेसमेंट करना है, आइडेंटिफाई करना है, उसको फ्रेश एयर में ले जाना है, हॉस्पिटलाइज करना है, गैस्ट्रिक लेवेज, ठीक है, स्टोमक वाशिंग, बावेल इरिगेशन मतलब आंतों को वाश करा, ठीक है, डायलिसिस करवा दो, डायूरेटिक दे दो, ठीक है, बाहर निकाला हमने, उसको ब्लड में जाने से रोका, एंटीडॉट दिया और ट्रीटमेंट दिया। हेडिंग से भी मालूम हो, उसके 4-5 वर्ड भी पता होगा तो भी आपको समझ में आ जाए जनरल ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग क्या होती है। इस तरह से किसी भी पॉइजनिंग को क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। लास्ट में मॉनिटर करना है भाई वाइटल ऑर्गन्स, ईसीजी, ऑक्सीजन सैचुरेशन वगैरह भी बाद में भी उसको मॉनिटर करते रहो, ठीक है। यूरिन का आउटपुट प्रॉपर है कि नहीं, कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, तो उसको मॉनिटरिंग करना जरूरी है, ठीक है। चलो ये था पॉइजन और एंटीडॉट। तो पॉइजन क्या होता है, पॉइजनिंग कितने प्रकार की होती है, पॉइजन कितने टाइप के होते हैं, एंटीडॉट क्या होता है, एंटीडॉट भी 5 प्रकार के, फिजिकल, केमिकल, चिलेटिंग, फिजियोलॉजिकल और यूनिवर्सल, ठीक है, उनके एग्जांपल्स, ठीक है। फिर जनरल सिम्टम्स ऑफ पॉइजनिंग और उसके लिए कौन सा एंटीडॉट, जनरल ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग, ठीक है। चलो कुछ एमसीक्यूज ट्रू फॉल्स मैच द कॉलम में फटाफट आंसर करते चलना। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एंटीडॉट फॉर साइनाइड पॉइजनिंग। साइनाइड पॉइजनिंग में क्या देते हैं, 2 एंटीडॉट दिए जाते हैं, कौन से, सोडियम नाइट्राइड और सोडियम थायराइड। पहले सोडियम नाइट्राइड देते हैं, जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो मेथेमोग्लोबिन में कन्वर्ट होता है। फिर मेथेमोग्लोबिन जो होता है थायोसल्फेट देने पर, ठीक है, वो थायोसाइनाइड है ना, साइनोग्लोबिन और थायोसाइनाइड, ठीक है। तो और फिर थायो जो साइनाइड होता है पानी में ज्यादा तो यूरिन में डिजॉल्व होकर निकलता है, तो 2 एंटीडॉट लगाते हैं। हाँ, सोडियम बाइकार्बोनेट तो यूरिनरी अल्कलाइजर के केस में दे सकते हैं हम, ठीक है। ये खास करके 2 सोडियम नाइट्राइड, सोडियम थायोसल्फेट साइनाइड पॉइजनिंग पूछते हैं, बहुत ही डेंजर होता है, ठीक है। तो एग्जाम में ये सीधे सीधे क्या होता है, अलग से और एक दिन में पढ़ा दूंगा। सोडियम नाइट्राइड जो होता है हीमोग्लोबिन होता है, उसको मेथेमोग्लोबिन में कन्वर्ट करता है, मेथेमोग्लोबिन। फिर मेथेमोग्लोबिन जो होता है साइनाइड से जुड़ता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन पहले मेथेमोग्लोबिन फिर साइनाइड से जुड़ेगा, जिससे साइनोग्लोबिन बनेगा, फिर साइनोग्लोबिन जो होगा थायोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, थायोसल्फेट दे देंगे हम। तो ये थायोसाइनाइड जो होता है बॉडी से फिर यूरिन में डिजॉल्व होकर नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट होकर बाहर चला गया, ठीक है। तो 2 एंटीडॉट देते हैं, वो भी सीक्वेंस में। एंटीडॉट पर मॉर्फिन या ओपाइड पॉइजनिंग, याद ही हो गया, मॉर्फिन, ओपाइड, और क्या बोलते हैं उनको, नार्कोटिक्स भी कहते हैं। तो मैंने बोला एन से नाम याद रखना, क्या होता है, नाइलॉक्सेन, नेल्ट्रॉक्सेन और नॉल्मिफेन, ठीक है। एट्रोपिन ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड में देते हैं, ठीक है। फ्लूमेजेनाइल जो होता है वो बेंजोडाइजापिन पॉइजनिंग में दिया जाता है। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में क्या, ऑर्गेनोफॉस्फोरस फॉस्फेट कंपाउंड या ऑर्गेनो मेलाथियान पेराथिन क्या करते हैं, एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ाते हैं। तो एसिटाइल कोलिन के काम को रोकने वाली दवाइयां तो एट्रोपिन और ट्रोलिडॉक्सिन देते हैं, ठीक है। ट्रू फॉल्स से फिर वापस एमसीक्यू पे आते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल इज कंसिडर्ड एज अ फिजिकल एंटीडॉट। हाँ, वो फिजिकल एंटीडॉट है ना, क्या करता है, तो पॉइजन को अपने ऊपर क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको ब्लड में जाने से, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने से रोकता है। नेलॉक्सेन इज यूज्ड इन ओपाइड पॉइजनिंग, नार्कोटिक में नेलॉक्सेन, नेल्ट्रॉक्सेन, नॉल्मिफेन, 3N याद रखना है। एट्रोपिन इज यूज्ड इन ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, ठीक है, ये भी ट्रू है। अभी पढ़ के एन एसिटाइलसिस्टीन किसके लिए देते हैं हम, पैरासीटामोल का ओवरडोज हो जाए उसमें देते हैं, ये भी ट्रू है। चिलेटिंग एजेंट आर यूज मेनली इन हेवी मेटल, हेवी मेटल पॉइजनिंग को मेटल साथ में कॉम्प्लेक्स बना लेती है, मेटल को फ्री रहने नहीं देती, तो ये भी ट्रू है।
और टेनिक एसिड वाज अ कंपोनेंट ऑफ क्लासिकल यूनिवर्सल एंटीडोट। था उसमें टेनिक एसिड, 3 केमिकल थे, चारकोल, मैग्नीशियम ऑक्साइड और टेनिक एसिड। टेनिक एसिड मेटल्स को और अल्कोलाइडल पॉइजन को क्या करता था, प्रेसिपिटेट कर देता था, ठीक है, 2:1 के रेशियो में देते थे। विच एंटीडोट यूज्ड फॉर बेंजोडाइजापिन ओवरडोज। बेंजोडाइजापिन पॉइजनिंग में क्या देते हैं, बहुत पूछते हैं एग्जाम में, पेपर थोड़ा सा मॉडरेट टफ आता है उसमें बेंजोडाइजापिन पूछ लेते हैं, और जनरल से आएगा तो उसमें नार्कोटिक पॉइजनिंग पूछ लेते हैं। हाँ ये तो पढ़ के है, हाँ फ्लूमेजेनाइल। आप मैं इसके पहले भी 8-10 दिन पहले पढ़ा चुका मैं, 2-4-8 बार। देखो ये अब ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं और आपके लिए कॉमन हो जाएंगे। अब आप बाद में रट्टा नहीं मारना है हमको, बस थोड़ा सा क्या करना है, समय देना है पढ़ाई को, धीरे धीरे चीजें कॉमन होने लगेगी, ठीक है। फ्लूमेजेनाइल देते हैं। फिर एंटीडोट फॉर पैरासिटामोल, जनरल हो गया, सबको याद हो गया, क्या देते हैं, याद हो गया ना, एन-एसिटाइल सिस्टीन देते हैं, ठीक है। देखो ये धीरे, पैरासिटामोल को एसिटोमाइनोफेन भी कहते हैं ना, ध्यान रखना, और एस्प्रिन को एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड और 2-एसिडॉक्सी बेंजोइक एसिड भी कहते हैं। हिपेरिन पॉइजनिंग में क्या देते हैं, नहीं विटामिन के तो जो होता है वो वारफेरिन पॉइजनिंग में देते हैं, ठीक है। क्या देते हैं इसमें, प्रोटामिन सल्फेट देते हैं, ठीक है। मैच द कॉलम है, एंटीडोट के नाम है और उसके एग्जांपल। एक्टिवेटेड चारकोल क्या है, फिजिकल एंटीडोट, अपनी फिजिकल प्रॉब्लम एड्जॉर्प्शन के थ्रू पॉइजन के असर को कम कर रहा है। प्रोटामिन सल्फेट जो है वो एक चिलेटिंग एजेंट है, ओ सॉरी केमिकल एंटीडोट है। फिर नेलॉक्सेन क्या है, फिजियोलॉजिकल एंटीडोट, जिस रिसेप्टर से नार्कोटिक्स जाके जुड़ उस रिसेप्टर से कौन जुड़ गया, नेलॉक्सेन, ठीक है। और डेफोरॉक्सिन जो है ये आयरन का ओवरडोज हो जाता है, आयरन पॉइजनिंग में यूज करते हैं हम, ठीक है। चिलेटिंग एंटीडोट है ये। एंटीडोट फॉर मिथेनॉल पॉइजनिंग, नहीं पढ़ाया, दिमाग लगा, एक बार मैं पहले शायद 5-7 दिन पहले मैंने पढ़ाया था, मिथेनॉल पॉइजनिंग में क्या देते हैं, मेटाबॉलिज्म पढ़ा था, वहां भी समझाया था मैंने। मेथेनॉल या जहरीली शराब बोल दो, याद आ रहा है, मेथेनॉल जब टूटता है, ठीक है, तो उससे क्या बनता है, फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। ये फॉर्मेल्डिहाइड की कहानी मैंने आपको यूटीआई वाले केस में समझाया था, हेक्सामीन मेथेनामीन के केस में। तो यदि मेथेनॉल टूट के फॉर्मेल्डिहाइड बनाएगा तो एथेनॉल टूट के क्या बनाएगा, CH3 CH2OH, क्या बनाएगा वो, एसिडल्डिहाइड बनाएगा, ठीक है। अब एंजाइम दोनों सेम है। यदि बॉडी में मेथेनॉल पॉइजनिंग हुई तो फॉर्मेल्डिहाइड ज्यादा बन रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड हमको नुकसान देता है, टॉक्सिक है। तो हम यदि उसको इथेनॉल दे देंगे तो ये एंजाइम कहाँ डाइवर्ट हो जाएंगे, इधर। तो ये मेथेनॉल का मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, कम हो जाता है, मतलब फॉर्मेल्डिहाइड बनना कम हो जाता है, ठीक है। तो उसमें हम एथेनॉल देते हैं, ठीक है। एंटीडोट फॉर लेड पॉइजनिंग, लेड, फिर बहुत ही सिंपल एडीटीए देते हैं, और सही नहीं मिले तो फिर क्या करो, बाकी ऑप्शन में थोड़ा सा फोकस करो। चिलेटिंग एजेंट देते भाई, ये कब देते, नार्कोटिक में, ये वारफेरिन पॉइजनिंग में, ये बेंजोडाइजापिन पॉइजनिंग, तो बचा क्या है फिर, एडीटीए बचा है। स्नेक बाइट है ना, के लिए क्या है, इंसेक्ट जो सांप होता है ना, उसके जो पॉइजन होता है उसमें न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं, तो क्या देना चाहिए हमको, एंटीवेनम सीरम देते हैं ना। अभी तो पढ़ा, प्रोटामिन सल्फेट जो हो गया वारफेरिन पॉइजनिंग में, वो अपना है हिपेरिन पॉइजनिंग में, ये वारफेरिन पॉइजनिंग में, ये नार्कोटिक पॉइजनिंग में, ठीक है। चलो, एक्यूट पॉइजनिंग रिजल्ट फ्रॉम लॉन्ग टर्म एक्सपोजर ओवर सेवरल ईयर्स। एक्यूट पॉइजनिंग है भाई, तो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर थोड़ी हुआ हो। एक्यूट तो भाई अभी गैस चला गया, अभी बहुत सारा पी लिया खा लिया तो पॉइजनिंग हो गई है। ये तो क्या बोला, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर बोल रहा है, तो क्या है, फॉल्स है। क्रोनिक पॉइजनिंग जो होता है, थोड़ा थोड़ा पॉइजन रोज आ रहा है बॉडी में, एक्यूमुलेट हो रहा है, उसके कारण नुकसान हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, अकर ड्यू टू रिपीटेड एक्सपोजर और अ लॉन्ग टाइम, जैसे हेवी मेटल वगैरह के केस में हो जाती है, ये क्या है, ट्रू है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज एग्जांपल ऑफ एक्सपाइक्सिएंट पॉइजनिंग, मतलब ऑक्सीजन कंजप्शन जो होता है, ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है
हीमोग्लोबिन क्या हो रहा है उसमें, खराब हो रहा है, तो ऑक्सीजन सप्लाई में दिक्कत आ रही है। ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड जो होता है न्यूरोटॉक्सिक है, मतलब नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर रहा है। हाँ, इसमें एसिटाइलकोलिन का लेवल क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाएगा, एसिटाइलकोलिन का टूटना क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और एंटीडॉट इंक्रीज द टॉक्सिटी, एंटीडॉट इंक्रीज द टॉक्सिटी ऑफ पॉइजन। हाँ, फॉल्स है ना, वो तो टॉक्सिसिटी को बढ़ाते, थोड़ी टॉक्सिसिटी को क्या करते हैं, कम करते हैं वो, ठीक है। एप्लीकेशन पे और बहुत सारे एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे, वहां पर भी थोड़ी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलो, द यूनिवर्सल एंटीडॉट ट्रेडिशनली कंसिस्ट ऑफ, 3 केमिकल्स का मिक्सचर था, कौन सा, चारकोल, मैग्नीशियम ऑक्साइड और टैनिक एसिड, यूनिवर्सल एंटीडॉट, ठीक है। मैं ओरल में हमको एट्रोपिन से इनसे क्या लेना देना है, ठीक है, ये तो अलग कॉम्बिनेशन हो गया। अब कई बार चलो बाद में समझाऊंगा, एलिमिनेशन मेथड भी थोड़ा सा लगा सकते हैं इसमें, बाद में समझेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। व्हाट इज द एंटीडॉट फॉर वारफेरिन टॉक्सिटी, हाँ क्या देते हैं इसमें, विटामिन के देते हैं। Which of the following is a mechanical antidote? नहीं, बाल कैसे हो गया, ये तो चिलेटिंग एजेंट के अंदर आएंगे। मैकेनिकल या फिजिकल एंटीडोट, ठीक है, एक ही ये दोनों क्या है देते उसमें, एक्टिवेटेड चारकोल देते हैं, ठीक है। ये पॉइजन के एब्जॉर्प्शन को क्या करता है, कम कर दे। हाँ, बाल ब्रिटिश एंटीसेप्टिसाइड, ये भी मेटल पॉइजनिंग में देता है, ठीक है। पॉइजन और उसके एग्जाम्पल है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है इससे बॉडी को, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड बेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, कोरोसिव पॉइजन है। ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड जो होते हैं वो क्या है, न्यूरोटॉक्सिन है, हमारे नर्वस सिस्टम के काम को अफेक्ट करते हैं। ओलियंडर, ओलियंडर मतलब कनेर को बोलते हैं, ये फूल होते हैं ना बहुत सारे हाईवे वगैरह पे इन पे लगा रहता है वो, है ना, ये हार्ट पे दिक्कत करता है ना, अरिथमिया वगैरह कॉज करता है ज्यादा। एट्रो डिजिटलिस भी वही, तो कार्डियोटॉक्सिन है। और आर्सेनिक क्या है, इरिटेटिंग पॉइजन है, ठीक है। एंटीडोट फॉर एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड ओवरडोसिस, दिमाग लगा, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड है ना का ओवरडोज हो गया। एस्प्रिन जो होता है एसिडिक नेचर का है, एस्प्रिन किडनी से कब जल्दी निकलेगा, जब हम यूरिन का पीएच कैसा कर दे, अल्कलाइन कर दें, तो एस्प्रिन आयोनाइज होकर बॉडी से क्या होगा, जल्दी निकल जाएगा, वाटर सॉलिडिटी बढ़ जाएगी, तो क्या देंगे हम, सोडियम बाइकार्बोनेट या यूरिनरी अल्कलाइजर। एक तो दिमाग लगाना, दूसरा मैं बोला ऐसा नहीं कि बड़ी लेंथ है, वैसा होता है कि, हाँ अंश, हाँ यूरिन से मैंने बोला, एक तो वीक बेस वीक एसिड कहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं, और एसिडिक ड्रग या बेसिक ड्रग यूरिन की कौन से पीएच से एलिमिनेट होती है, इसमें आयोनाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, ये 3 पे भी आप फोकस कर सकते हो, वो भी अच्छी बात है, ठीक है। बाकी एक यूरिन से एलिमिनेट होने से रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आता है। मैं पॉइजन की बात नहीं कर रहा हूँ, एसिडिक ड्रग कैसे निकलेगी, बेसिक ड्रग कैसे निकलेगी, यूरिन का पीएच क्या होगा, और कौन सी ड्रग स्टोमक से एब्जॉर्ब होगी, कौन सी ड्रग इंटेस्टाइन से, ठीक है। तो वीक एसिडिक ड्रग स्टोमक से, क्योंकि यहाँ से इजीली इंटेस्टाइन में जाकर आयोनाइज हो जाए। वीक बेसिक ड्रग इंटेस्टाइन से, क्योंकि स्टोमक में क्या हो रहा है, आयोनाइज हो रही, तो आयोनाइज एब्जॉर्प्शन कराना था, आयोनाइजेशन से रोकना है, और निकालना है, आयोनाइज कर दो, वाटर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, बाहर निकल जाए। एसिडिक ड्रग तो यूरिन का पीएच अल्कलाइन कर दो तो जल्दी निकल जाएगा आयोनाइज होकर, और बेसिक ड्रग तो यूरिन का पीएच कैसा कर दो, एसिडिक कर दो, जल्दी निकल जाएगा। ये एसिड बेस वाला कॉन्सेप्ट, एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन, इन दो पे क्वेश्चन एग्जाम हमेशा आते ही रहते हैं, इनको थोड़ा अच्छे से करना। चलो, विच पॉइजन कॉमनली कॉज एक्सेसिव सलाइवेशन एंड मियोसिस, दिमाग लगाओ, कौन से पॉइजन के कारण सलाइवा ज्यादा आएगी और प्यूपिल जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, मियोसिस, और सलाइवा का सिक्रेशन भी बढ़ जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगा लो, एसिटाइलकोलिन का इफेक्ट क्या होता है बॉडी में, इन 2 वर्ड पे फोकस करो। एसिटाइलकोलिन क्या करता है, तो मियोसिस करता है कि नहीं करता, करता है ना, प्यूपिल को छोटा कर देता है। एसिटाइलकोलिन सिक्रेशन को भी बढ़ाता है। अब इसमें कौन सी ड्रग एसिटाइलकोलिन के लेवल को बढ़ाएगी, हाँ, अरे डिगॉक्सिन तो हार्ट पे असर करता है,
पैरासीटामोल लीवर के लिए टॉक्सिक है। अब बच गया एट्रोपिन और आर्गेनोफॉस्फोरस। एट्रोपिन तो एसिटाइलकोलिन के काम को रोकता है, मस्कार्निक इनहिबिटर है। आर्गेनोफॉस्फेट्स क्या होते हैं? आर्गेनोफॉस्फेट क्या होते हैं, क्या करते हैं वो एसिटाइलकोलिन को जो एंजाइम्स तोड़ता है उन एंजाइम को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। तो एसिटाइलकोलिन का लेवल क्या करेगा, बढ़ा देगा, और एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ेगा तो मियोसिस, सिक्रेशन ज्यादा, हार्ट रेट कम, ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्रोंकियल सिक्रेशन बढ़ेंगे। ऐसे दिमाग लगाना है थोड़ा सा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो क्या होगा इसमें, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, ठीक है, कि पॉइजनिंग हो गई है। पॉइजन इज अ सब्सटेंस डेट इम्प्रूव हेल्थ, हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं नहीं, क्या करते हैं, हमें नुकसान देते, टिश्यू डैमेज के, इंसान की डेथ भी हो सकती है उससे। पैरासीटामोल ओवरडोज में क्या देते हैं हम, N-acetylcysteine। ओपाइड पॉइजनिंग में क्या देते हैं, एन वाली दवाइयां तीन पढ़ी थी हमने, नेलॉक्सेन, नेल्ट्रॉक्सेन और नॉल्मिफेन। आयरन पॉइजनिंग में डेफेरॉक्सिम है ना, फेरो, ऐसे याद करना, एफ आयरन मतलब एफी, ठीक, ऐसे को रिलेट कर लो। फिर आर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में क्या देते हैं, एट्रोपिन और प्रोलिडॉक्सिन देते हैं। और हिपेरिन के लिए क्या देते हैं, प्रोटामिन सल्फेट देते हैं। और वारफेरिन के क्या लेते हैं, विटामिन के। और बेंजोडाइजामिन के लिए फ्लूमेजेनाइल देते हैं। एंटीडॉट इज अ सब्सटेंस डेट, एंटीडॉट क्या करते हैं, बोले पॉइजन के इफेक्ट को क्या करते हैं, वो न्यूट्रलाइज करते हैं या उसके उल्टा असर दिखाते हैं, ठीक है, तो अपोज करते हैं, काउंटर रिएक्ट करते हैं। पॉइजनिंग ड्यू टू सिंगल एक्सपोजर इज कॉल्ड, आज ही बॉडी में क्या नुकसान हो गया आज ही के दिन में, उसको किस टाइप की पॉइजनिंग बोलेंगे हम, एक्यूट। थोड़ा थोड़ा बॉडी में जा रहा है और कुछ दिनों के बाद नुकसान, उसको क्या बोलते हैं हम, क्रोनिक पॉइजनिंग बोलते हैं। इसको क्या बोले हम, एक्यूट पॉइजनिंग बोलते हैं, ठीक है। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। एप्लीकेशन पे और बहुत सारे एमसीक्यूज है, वहां पर थोड़े से प्रैक्टिस करना, और ये वीडियो भी आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरे सब्जेक्ट भी थोड़े थोड़े पढ़ते रहना। कोई क्वेश्चन है किसी का, कोई डाउट हो तो पूछ लो, बाकी लेफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू। ठीक है।